नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रायपुर के कलचुरियों का इतिहास। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो जिसमें छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया है और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश जो है रतनपुर वंश समाप्त हो गया है, उसे आप जो है एक बार देख सकते हैं वीडियो को। उसके आगे जो है इसे पढ़िए। ठीक, तो इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सभी को देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम जो है रायपुर की कलचुरी शाखा पढ़ते हैं। इन्हें लहुरी शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, लहुरी शाखा अगर पूछा जाए तो वो रायपुर की कलचुरियों को ही लहुरी शाखा के नाम से जानते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए, तो क्या क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है 14वीं सदी के अंत में वीर सिंह देव के शासन काल में के दौरान रायपुर की कलचुरी शाखा दो भागों में विभाजन हो गया, जिसकी जानकारी ब्रह्मदेव के रायपुर एवं खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होता है। 14वीं सदी के अंत में रतनपुर के राजा के एक रिश्तेदार लक्ष्मी देव को प्रतिनिधि स्वरूप खलवाटिका भेजा जाता है। नाम याद रखेंगे, लक्ष्मी देव को खलवाटिका भेजा गया और लक्ष्मी देव वहीं का होकर रह गए। लक्ष्मी देव के पुत्र सिंघड़ देव ने अपने शत्रुओं को शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित 18 गढ़ों को जीत लिया। कालांतर में उसने रतनपुर की प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। सिंघड़ देव के बाद उसका पुत्र रामचंद्र देव शासक बना। तो देखिए, उनके बाद है रामचंद्र देव। अभी इनका सबका वंशावली देखेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है वीर सिंह देव के शासन काल में जो है रतनपुर के कलचुरियों का दो भागों में विभाजन होता है। तो ये देख लीजिए, यहाँ जगन्नाथ सिंह थे शासक। ये अंधकार युग की बात है, जो रतनपुर के कलचुरियों का अंधकार युग। ठीक, 200 वर्षों का जो कार्यकाल इतिहास गायब था, उसके जो है बाबू रेवाराम द्वारा जो है उनमें कौन कौन शासकों की जानकारी दिए गए हैं। उनमें से एक शासक थे जगन्नाथ सिंह। ये रतनपुर के शासक थे जगन्नाथ सिंह। इनके दो पुत्र होते हैं, वीर सिंह देव और एक होते हैं देव सिंह देव। तो वीर सिंह देव जो है रतनपुर में शासन करते हैं और देव सिंह देव इनके वंशज, इनके द्वारा और इनके वंशज शिवनाथ नदी के दक्षिण क्षेत्र अर्थात रायपुर क्षेत्र में शासन करेंगे। फिर देव सिंह के ही वंशजों में लक्ष्मी देव होते हैं, सिंघड़ देव होते हैं, रामचंद्र देव होते हैं और लक्ष्मी देव से पहले कौन से रहते हैं, केशव देव। ठीक, तो ये सभी शासक जो है रतनपुर के कलचुरी से के अलग होकर के रायपुर की कलचुरी कहलाएंगे। देखिए, मुख्य शाखा रतनपुर में राज करती है तथा दूसरी शाखा रायपुर क्षेत्र में स्थापित हो गई। रायपुर शाखा के शासकों को महाराजकुमार राजा की उपाधि से संबोधित किया गया। तो इसे याद रखेंगे, रायपुर शाखा के शासकों की उपाधि थी महाराजकुमार राजा। यह वंश शासकों की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण में मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है। तो शिवरी नारायण मंदिर शिलालेख में इनके वंशावली की जानकारी प्राप्त होता है। यह वंश अर्थात कलचुरी वंश की बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एक टेबल में दिया गया है रायपुर का नामकरण। तो विभिन्न कालखंडों में रायपुर का नाम देखिए। तो सतयुग में रायपुर को कनकपुर कहा जाता था, त्रेता युग में हाटकपुर, द्वापर युग में कंचनपुर और कलचुरी काल में रायपुर। सतयुग में कनकपुर याद रखेंगे, त्रेता में हाटक, द्वापर में कंचन और कलचुरी में रायपुर। तो ये रायपुर के अन्य नाम हैं। अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ रायपुर कलचुरी शासकों के क्रम दिया गया है। तो वंशावली यहाँ दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले देव सिंह देव के बाद कौन शासक बनते हैं, केशव देव। उनके बाद केशव देव की जानकारी प्राप्त होता है। केशव देव की राजधानी खलवाटिका या खल्लारी होता है। उसके बाद फिर लक्ष्मी देव शासक बनते हैं 1300 से 1340 ईस्वी में। लक्ष्मी देव के बाद सिंघड़ देव 1340 से 1380। तो देखिए, इनका अवधि अभी तक के कभी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, किसी भी शासक का अवधि। तो आप अभी अवधि याद करने में जोर नहीं देंगे, अभी हमें सिर्फ नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से नाम पूछे जाते हैं क्रम से। तो शासकों के क्रम से नाम आपको याद रखना है। तो देखिए, पहले याद करते जाते हैं। तो पहले जिन शासकों के नाम आप जानते हैं, पहले हम 5-6 शासकों के नाम बस पढ़ा करते थे, केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघड़ देव, रामचंद्र देव और ब्रह्मदेव। इनके जो मध्य के शासक थे उनका नाम जो है पढ़ते नहीं थे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, परंतु अब वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इनके भी पढ़ना है। तो इतना तो आप सबको याद होगा। उसके बाद देखिए, जैसे केशव देव से स्टार्ट हुआ था, फिर ब्रह्मदेव के बाद फिर से केशव देव आते हैं। उसके बाद देखिए, केशव भुवनेश्वर एक साथ याद रखेंगे। केशव भुवनेश्वर भगवान के नाम है। केशव कृष्ण को कहा जाता है, भुवनेश्वर शिव को कहा जाता है। तो ये दोनों भगवान के नाम है, तो एक साथ केशव भुवनेश्वर याद रख लेंगे। उसके बाद देखिए, मान सिंह, संतोष सिंह और सूरत सिंह, इनको एक साथ याद रखेंगे। मान, संतोष और सूरत। तो मान, संतोष, सूरत सभी संबंध एक जैसे दिख रहे हैं। मान से लोग संतुष्ट हो रहे हैं, उनका सूरत खिल जाता है संतुष्ट होने से। तो देखिए, मान सिंह, संतोष सिंह, सूरत सिंह, आपको किसी भी तरह रिलेट करके आपको याद रखना है।
तो इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे। पहले केशव भुवनेश्वर भगवान के नाम पे हैं, तो ये हो गया। फिर मान, संतोष और सूरत, एक साथ इनका याद हो गया। उसके बाद देखिए सैन सिंह और चामुंडा सिंह, सैन सिंह चामुंडा सिंह, तो सैनिक मुंडा हो गया, समझिए सैनिक मुंडा हो गया। तो सैन सिंह चामुंडा सिंह, ठीक। उसके बाद बंसी सिंह, धन सिंह और जैत सिंह, बंसी धन जैत, तो बंसी सिंह और धन सिंह को एक साथ याद रखिए, बंसी और धन सिंह, बंसी धन सिंह, ठीक। उसके बाद जैत सिंह और फतेह सिंह, तो देखिए जैत को जीत पढ़ के भी सकते हैं आप, जैत सिंह या उसी को जीत पढ़िए। जीत और फतेह दोनों एक ही अर्थ निकल रहा है, जीत और फतेह सबको याद रहता है, तो याद सी, जैत सी, फतेह सी, फिर याद सी, जीत और फतेह सबको याद रहेगा, तो याद सी। उसके बाद देखिए सोमदत्त और बलदेव सिंह, तो ये दोनों नाम है। फिर सोम मतलब शिव, बलदेव तो शिव से बड़ा बलवान कोई नहीं है, तो सोमदत्त और बलदेव सिंह, ऐसे याद हो गया। उमेद सिंह बनवीर सिंह, उमेद सिंह बनवीर सिंह, उसके बाद बलदेव सिंह के बाद उमेद बनवीर सिंह, अंतिम फिर शासक है अमर सिंह देव। तो अमर सिंह देव जो है अंतिम शासक रहते हैं रायपुर के कलचुरी शासकों में। तो इन सभी शासकों के नाम आपको किसी भी तरह रिलेट करके याद रखना है। एक बार और देख लीजिए, पहले सभी के याद रखेंगे 5 का, केशव, लक्ष्मीचंद, सिंघरदेव, रामचंद्र, ब्रह्मदेव, इनके संबंध में डिटेल पढ़ेंगे तो और याद रहेगा। उसके बाद देखिए 2 भगवान के नाम याद रखना है, केशव और भुवनेश्वर, 2 भगवान के नाम हो गए। उसके बाद फिर मान, संतोष और सूरत, मान संतोष और सूरत, ये तीनों एक साथ रखना है। सैन सिंह चामुंडा सिंह, ये दोनों एक साथ, सैन सिंह और चामुंडा, सैनिक को मुंडा कर दिया गया, ऐसे याद रखें, सैनिक को मुंडा, तो सैन सिंह चामुंडा सिंह। उसके बाद बंसी सिंह और धन सिंह एक साथ, बंसी और धन, वध से बन रहा है बंसी सिंह और धन सिंह, ठीक। उसके बाद जीत फतेह, इसे याद रखा जाता है, तो जैत सिंह हो जाएगा, जीत से फतेह दोनों एक ही होता है, जीत और फतेह, उन्हें याद रखा जाता है, तो जैत सिंह, फतेह सिंह, याद सिंह। उसके बाद देखिए भगवान का याद नाम आएगा फिर से, सोमदत्त, सोम अर्थात शिव, शिव से बड़ा बलवान कोई नहीं है, तो बलदेव, तो शिव जो है बल के देवता है मानिए। उमेंद सिंह, उमेंद बनवीर, उमेंद को भी क्या बना देते हैं, वीर बना देते हैं, उमेंद बनवीर, उमेंद वीर बना, ठीक। तो ऐसे याद रखेंगे। फिर अंतिम शासक का नाम है अमर सिंह देव, ठीक। तो इनका अवधि को भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, अभी सिर्फ शासकों का नाम पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ भी प्रश्न आया हुआ है, एक तो CGPSC ACF 2016 में आया हुआ है। इस शाखा के कलचुरी शाखा, रायपुर के कलचुरी शाखा के संबंधित जो शासक हैं उनको क्रम से जमाना था आपको। तो देखिए चामुंडा शाह, मोहन, उमेन सिंह, अमर सिंह, तो इनमें से कौन से जो हैं रायपुर के कलचुरी शासक के शासक हैं? तो देखिए चामुंडा को देखे हैं, चामुंडा सैन सिंह और चामुंडा सिंह एक साथ देखे थे। मोहन सिंह, देखिए मोहन सिंह जो है ये रायपुर शाखा के राजकुमार थे, परंतु ये शासक नहीं थे। तो ये जो है रतनपुर के शासक थे, रतनपुर के कलचुरियों के शासक थे। तो ये जो है ऑप्शन 2 नहीं रहेगा। उमेन सिंह देखे हैं, उमेन को क्या बलवान बनाना है। अमर सिंह अंतिम शासक हैं, ठीक। तो ये 1, 3 और 4, 1, 3, 4 कहाँ दिया हुआ है? 1, 3, 4 आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए जो इस बार PSC प्री 2023 में पूछा गया था, तो बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासन काल के क्रम से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इनको शासन काल के क्रम में जमाना है आपको। देखिए चामुंड सिंह दिया है, सोमदत्त, जैत सिंह देव और मान सिंह देव। हाँ, तो देखिए इनमें हम जो क्रम से याद किए थे उनमें क्या क्या याद किए हैं? तो पहले क्या था? पहले तो 5, उन पांचों में से किसी का नाम नहीं दिख रहा है यहाँ, तो 5 को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या देखिए भगवान का 2 नाम, तो कौन कौन से थे? केशव था और भुवनेश्वर, उनके नाम भी नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद क्या था हमारा? उसके बाद था मानसी, संतोष सिंह और सूरत सिंह, तो इनमें से कौन से दिख रहे हैं? मानसी दिख रहा है, तो इसे पहले ले लेंगे। 4 1 हो जाएगा, मानसी दिखा। उसके बाद हम क्या किए थे याद? सैन सिंह और चामुंडा सिंह, तो सैनिक मुंडा हो जाता है, ऐसे याद किए थे। तो सैनिक मुंडा, तो इसमें से कौन सा दिख रहा है? मुंडा, चामुंडा सिंह, तो दूसरा में हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद देखिए सोमदत्त, जैत सिंह लिखा हुआ है यहाँ, 2 जने बच गए। तो देखिए चामुंडा करने के बाद क्या हुआ था? 2 और नाम में आता है, बंसी सिंह और धन सिंह, बंसी सिंह, धन सिंह। उसके पश्चात जीत फतेह और याद रखना है, जीत फतेह याद, तो जैत सिंह हो जाएगा वहां से, तो ये 3 हो जाएगा जैत सिंह। उसके बाद आ जाएगा सोमदत्त, तो यहाँ से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करके। अब चलिए इन शासकों का जो है यहाँ विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले शासक हैं केशव देव, जिनके संबंध में जानकारी प्राप्त होता है। इनकी राजधानी खल्लारी था। प्रारंभ में रायपुर कलचुरी शासक का वंश का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। रायपुर कलचुरी शासक का प्रारंभ केशव देव से। इन्हें जो है पारंपरिक रूप से रायपुर की लहुरी शाखा का संस्थापक माना जाता है। पारंपरिक रूप से
लहुरी शाखा का शासक, जबकि आयोग द्वारा जो है उत्तर क्या लिया जाता है, रामचंद्र को संस्थापक के रूप में उत्तर लिया जाता है। तो रामचंद्र देव याद रखेंगे, रायपुर कलचुरी शासकों का संस्थापक कौन है, रामचंद्र देव। इसके पश्चात केशव देव के पुत्र होता है सिंघन देव। खल्लारी शिलालेख के अनुसार लक्ष्मी देव के पुत्र हैं ये सिंघन देव। लक्ष्मी देव के पुत्र सिंघन देव ने शत्रुओं के 18 गढ़ों को जीतकर उन पर अधिकार किया था। ठीक, तो खल्लारी शिलालेख में इनके 18 गढ़ों जीतने का प्रमाण प्राप्त होता है सिंघन देव का। ठीक, तो ये खल्लारी शिलालेख जो कि इनका है ब्रह्मदेव का है। अगला देखिए रामचंद्र देव। रामचंद्र देव रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। आयोग द्वारा रामचंद्र देव को ही संस्थापक के रूप में उत्तर लिया जाता है। रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रथम शासक माने जाते हैं। इनके द्वारा रायपुर नगर की स्थापना किया गया था। अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा बूढ़ा तालाब के समीप किला निर्माण तथा श्री रामचंद्र जी का मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। बूढ़ा तालाब के समीप एक किला का निर्माण कराया गया और श्री रामचंद्र जी का मंदिर है रायपुर में, उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। देखिए खल्लारी शिलालेख के अनुसार रामचंद्र देव द्वारा फणी नागवंशी शासक मोनिन देव को पराजित किया गया था। तो फणी नागवंशी शासकों को अंतिम रूप से जो अंतिम शासक थे मोनिन देव, उनको पराजित करने वाले शासक है रामचंद्र देव। तो कलचुरिया को रामचंद्र देव द्वारा ही फणी नागवंश को समाप्त किया गया था अंतिम रूप से। अब आगे देखिए ब्रह्मदेव, या इसे हरि ब्रह्म के नाम से भी जानते हैं, या इन्हें और किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मदेव राय के नाम से। तो इनका देखिए सबसे पहले राजधानी खल्लारी था, जो इनके पिता इनके पूर्वज कर रहे थे खल्लारी से शासन। इनके समय फिर रायपुर का नगर की स्थापना हो चुका था। फिर इनके द्वारा ही 1409 ईस्वी में रायपुर को राजधानी बनाया जाता है। तो रायपुर को राजधानी बनाया जाता है 1409 ईस्वी में। निर्माण कार्य देखें तो इनके कार्यकाल में जगन्नाथ मंदिर खल्लारी में नारायण मंदिर का स्थापना किया गया था देवपाल मोची द्वारा 1415 में। 1415 ईस्वी में देवपाल मोची, देवपाल खल्लारी क्षेत्र का था, उनके द्वारा ही खल्लारी में नारायण मंदिर। तो ये देखिए देवपाल मोची है, परंतु इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के संतों में गिनती आता है इनका। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख संतों में देवपाल मोची का नाम आता है। अगला है हटकेश्वर महादेव मंदिर। यह महादेव घाट पर स्थित है। यह जो है हाजीराज द्वारा बनवाया गया था खारून नदी के तट पर। महादेव घाट रायपुर के खारून नदी के तट पर स्थित है हटकेश्वर महादेव मंदिर। इसका निर्माण भी ब्रह्मदेव के कार्यकाल में हाजीराज द्वारा कराया गया था। ब्रह्मदेव के 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। एक रायपुर शिलालेख जो नागपुर संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। रायपुर शिलालेख कहाँ है, नागपुर संग्रहालय में, और दूसरा है खल्लारी शिलालेख। ये दोनों ब्रह्मदेव राय के हैं। इन्हीं के नाम पर ब्रह्मदेव राय का पर रायपुर शहर का नामकरण किया गया है। तो इन्हीं के नाम पर ही रायपुर शहर का नामकरण रायपुर रखा गया है, ब्रह्मदेव राय से रायपुर। चलिए फिर अगला अंतिम शासक माने जाते हैं अमर सिंह देव। तो अंतिम शासक है लहुरी, रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम शासक। इनकी जानकारी आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। 1735 ईस्वी के अनुसार नंद ठाकुर के कुछ रियासत प्रदान किया गया था। तो नंद ठाकुर को इनके द्वारा कुछ रियासत प्रदान किया गया था। इनके समय इनका पतन किया जाता है भोसला सेनापति भास्कर पंत के द्वारा। तो देखिए भोसला सेनापति भास्कर पंत ने अमर सिंह के शासनकाल में 1741 ईस्वी में रतनपुर कलचुरी पर आक्रमण किया था। अमर सिंह ने मराठा सेना के प्रति किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, न ही भास्कर पंत ने रायपुर शाखा से कोई छेड़छाड़ की। इस कारण अमर सिंह 1750 ईस्वी तक शासन करता रहा। तो भास्कर पंत रतनपुर क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, परंतु रायपुर क्षेत्र को कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये जो है 1750 तक के स्वतंत्र शासन किए हैं। 1750 ईस्वी में मराठा शासकों ने अमर सिंह को पदच्युत करके उन्हें पद से हटाकर 7,000 रुपए वार्षिक भेंट के साथ, याद रखेंगे इस अमाउंट को, 7,000 रुपए वार्षिक भेंट के बदले रायपुर, राजिम और पाटन, ये 3 परगने जागीर के रूप में प्रदान किया गया है। 7,000 वार्षिक भेंट, रायपुर, राजिम और पाटन परगना। ठीक, फिर इनकी मृत्यु 1753 ईस्वी में हो जाता है। अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र शिवराज सिंह उत्तराधिकारी बना। 1753 में शिवराज सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं। उससे पहले जो है इन्हें छेल लिया जाएगा इनका राज्य। शिवराज सिंह देव, शिवराज सिंह अमर सिंह की मृत्यु के समय तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। उसके लौटने के पहले ही उचित अवसर पाकर मराठों द्वारा रायपुर, राजिम और पाटन को जब्त कर लिया गया था। जो 3 परगने दिया गया था अमर सिंह को, उन 3 परगनों को भी जब्त कर लिया गया। छत्तीसगढ़ का शासक बनने के बाद बिंबाजी भोसले ने शिवराज सिंह देव को इनके विरुद्ध विशेष अनुरोध पर, तो शिवराज देव के विशेष अनुरोध पर उनके जीवन गुजारा के लिए उन्हें महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव सहित कर मुक्त 5 गांव देते हैं। तो कर मुक्त 5 गांव दिया जाता है, बड़गांव भी उसमें शामिल होता है महासमुंद तहसील के अंतर्गत। तो 5 गांव प्राप्त होता है शिवराज को जीवन यापन करने के लिए, और परगने के अन्य गांवों से प्रति गांव 1 रुपए लेने का भी अधिकार देते हैं। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी तक की रही। 1822 तक के इसी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे।
सन 1822 ईस्वी में भोसला शासक ने बड़गांव को भी छीन लिया। इस प्रकार 1822 में रायपुर शाखा की कलचुरियों की रही सही सत्ता भी समाप्त हो गई। तो पूरी तरह से रायपुर कलचुरियों की छोटी मोटी जो सत्ता बचा हुआ था वो 1822 में समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये है रायपुर के कलचुरी या रायपुर के लहुरी शाखा। ठीक, तो देखिए अब कलचुरियों के पतन का कारण क्या था यहाँ दिया गया है। तो ये सिर्फ कलचुरियों के पतन का कारण नहीं, अगर आप किसी भी वंश को पढ़ेंगे तो उनके अगर पतन का कारण देखेंगे तो यही मुख्य कारण जो है आपको दिखाई देंगे। बस उनके आधार पे शब्द अलग होंगे परंतु जो है यही मेन कारण रहेंगे। जैसे पहला कारण क्या होता है, कमजोर शासक। अगर शासक कमजोर है तो देखिए अंतिम शासक नाम मात्र के थे, इनमें ना तो योग्यता थी ना इच्छा शक्ति, इस कारण इन्हें कमजोर शासक कहा गया। तो देखिए जैसे कि रघुनाथ सिंह रतनपुर और मोहन सिंह में शक्ति और महत्वाकांक्षा की कमी थी। तो रघुनाथ सिंह मोहन सिंह दोनों जो है कमजोर शासक थे, इस कारण जो है कलचुरियों का पतन हुआ। दूसरा कारण देखेंगे तो सेना का दोषपूर्ण संगठन। तो सैन्य शक्ति का कमजोर होना भी दूसरा कारण है। तो कलचुरी सेना अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई थी और सैनिकों की नियुक्ति भी वही अधिकारी करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार के पास कोई दृढ़ सेना नहीं था। तो इनका सेना जो है बहुत कमजोर था, टुकड़ियों में बटा हुआ था और इनकी नियुक्ति करने वाले भी अधिकारी भी वही हुआ करते थे जो पहले से चले आ रहे थे। तो इनका सेना जो है बहुत कमजोर था। और तीसरा कारण क्या होता है, आर्थिक कारण। तो आर्थिक दिवालियापन। देखिए कर का भार जनता पर उत्तरोत्तर बढ़ता गया, फिर भी शासन की आय कम होती गई। सरकारी कर्मचारी कर वसूली में उदासीन ले देते थे, लगान बढ़ता गया तथा पैदावार कम होती गई। किसानों की पैदावार की कमी के कारण पलायन बढ़ा। पलायन के फलस्वरूप क्या होगा, शासन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो इनका अंतिम तक के जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। शुरुआत में जब रत्नदेव प्रथम का कार्यकाल था उस समय कृषि कार्य बहुत समृद्ध पूर्ण था, जिसके कारण रतनपुर को कुबेरपुर की भी संख्या दिया गया था। परंतु देखिए आगे समय दर समय बढ़ते बढ़ते आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया था। तो ये तीसरा कारण हो गया। तो ये तीन कारण मुख्य रूप से देखते हैं। और देखिए और चौथा देखिए तो केंद्रीय नियंत्रण कमजोर। जब आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तब सरकार की शक्ति क्षीण हो गई। अधिकारियों ने अपने पदों को वंशानुगत बना लिया। क्षेत्रों का बंटवारा राज परिवार के सदस्यों के बीच हो गया। राजा के विरोध में विद्रोह हो गए। इसके कारण जो है ये केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो जाता है। तो केंद्रीय नियंत्रण जब कमजोर होता है तो नए नए शक्तिशाली सामंत खड़े हो जाते हैं, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो है चौथा कारण, तो ये भी सभी में होता है। अब यहाँ देखें मोहन सिंह का षड्यंत्र। तो कोई भी राज परिवार से ही कोई अंदर से कोई षड्यंत्र करने वाले रहते हैं तो ये भी एक कारण हो जाता है। तो मोहन सिंह जो है खुद राज परिवार के होकर एक षड्यंत्र करते हैं। तो देखिए सत्ता प्राप्ति हेतु मोहन सिंह ने मराठों को आमंत्रित किया था तथा अंदर से ही शासन को कमजोर करने लगा था। तो मराठा को आमंत्रित करने वाले भी मोहन सिंह थे। इन्हीं के आमंत्रण से भास्कर पंत जो है आक्रमण करते हैं रतनपुर में। तो ऐसे षड्यंत्र भी देखने को मिलता है। फिर अगला है भास्कर पंत का आक्रमण। तो इसे विदेशी आक्रमण के रूप में समझ सकते हैं। दूसरे के द्वारा दूसरे राज्य का आक्रमण करेंगे तब तो यह जो है पतन का कारण बनेगा ही। तो भास्कर पंत द्वारा अंतिम रूप से आक्रमण करके रघु जी के सेनापति भास्कर पंत को मोहन सिंह ने उपरोक्त परिस्थितियों से अवगत कराया। परिस्थिति का लाभ उठाकर 1741 में भास्कर पंत ने आक्रमण किया। 1750 में अमर सिंह पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो भास्कर पंत द्वारा जो है आक्रमण भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। तो कलचुरियों के पतन का ये 6 जो है महत्वपूर्ण कारण है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं। फिर आगे की वीडियो में हम कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मध्यकालीन कलचुरी कालीन जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, कलचुरी कालीन इतिहास, इसमें क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रतनपुर की कलचुरी शासक और उसके बाद इनके जो है शासन व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसमें मंत्रीगण रहेंगे, अधिकारी रहेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में और इनकी पंचकुल व्यवस्था वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी प्रशासनिक इकाइयों को देखेंगे, इनके साहित्य देखेंगे, आर्थिक दशा, कलचुरी कालीन कर, ये सभी को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।